नमस्कार बच्चों, जैसा कि पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा संगीत एवं नृत्य के बारे में, और आज हम लेते हैं इसी कड़ी में आगे साहित्य। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय साहित्य का प्राप्त विकास हुआ। भारत की साहित्यिक परंपरा अत्यधिक प्राचीन रही है, किंतु समय के साथ इसकी विधाओं और स्वरूप में परिवर्तन हो सर्वाधिक साहित्य का सर्जन हिंदी व भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में हुआ। भाषा की भिन्नता के उपरांत भी भारतीय साहित्य का एक राष्ट्रीय स्वरूप दिखाई देने लगा। सामाजिक व राष्ट्रीय आवश्यकताओं व मूल्य का निर्धारण हुआ। इनके अतिरिक्त संस्कृत में भी साहित्य सर्जन जारी रहा, किंतु यह अधिक व्यापक नहीं हुआ। अंग्रेजी भाषा में साहित्य सर्जन उल्लेखनीय हुआ और अनेक कृतियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता अर्जित की। भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नई प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। भारत में अंग्रेजी राज होने के कारण यहाँ के साहित्य पर पश्चिमी साहित्य से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिसने भारतीय साहित्य के आधुनिकीकरण में योगदान दिया। स्वतंत्रता के पश्चात आज़ादी की अभिव्यक्ति में साहित्य का स्वरूप बन गई। स्वतंत्रता के गान तो लोकप्रिय हुए ही, किंतु साहित्य आज़ादी के उत्सव की उपस्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकी। देश निर्माण के लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश विभाजन की त्रासदी आज़ादी के 30 साल तक भोगनी पड़ी। राष्ट्रवाद के विस्तार और देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना चुनौती भरा कार्य था। सांप्रदायिकता, जातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद इत्यादि चुनौतियों के रूप में उपस्थित हुए। समाजवाद और पूंजीवाद जैसी विचारधाराओं का उदय सही मायनों में आज़ादी के बाद ही हुआ। ये सब स्थितियां भारतीय साहित्य में विभिन्न रूपों से परिभाषित की गई। स्वतंत्रता के पश्चात देश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में बदल गया था। ये एक संयोग ही था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 2 वर्ष बाद भारत को आज़ादी मिली थी। बच्चों, ये आप नोट करें कि ये जो सन है 1945, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और 10 जनवरी 1920 को किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्र संघ की। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और उसके बाद 1939 से 1945 का जो काल था वो रहा था आपके द्वितीय विश्व युद्ध का। ये आप जरा नोट कर लें। इन स्थितियों को भारतीय साहित्य में प्राप्त स्थान मिला। उन्नीस से 2000 अर्थात 53 वर्ष के काल में भारतीय साहित्य की व्यापकता और विस्तार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एक ओर समाज व राष्ट्र की अपेक्षाओं ने विस्तार प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर सरकारी समर्थन ने साहित्य प्रगति को गति प्रदान की। इस काल के संपूर्ण भारतीय साहित्य की प्रगति का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना कठिन कार्य है। हमने यहाँ पर भारतीय साहित्य पर विचार करने से पहले हम यहाँ की भाषाओं के बारे में जानेंगे कि साहित्य में किन किन भाषाओं से उभार आया। तो पहला है भाषा। भारतीय संविधान में 15 भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। इसको नोट करें, 15 भारतीय भाषाएं और 8वीं अनुसूची। इन भाषाओं में हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी अपनाया गया, किंतु राजभाषा के रूप में अंग्रेजी की मान्यता वही समाप्त नहीं हुई। उसे समय समय पर जीवनदान मिलता रहा। क्षेत्रीय भाषाओं को संबंधित प्रांतों की राजकाज की भाषा बनाया गया, किंतु वहाँ भी अंग्रेजी को राजकाज की भाषा में जारी रखा गया। केंद्रीय स्तर पर राजभाषा के प्रश्न को लेकर न केवल विवाद उठे, बल्कि अनेक स्थानों पर हिंदू विरोधी आंदोलन ने हिंसक रूप भी धारण कर लिया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 प्रथम के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। साथ ही राजकीय व प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग को 15 वर्ष अर्थात 25 आज तक अंग्रेजी भी राजकाज की भाषा बनी हुई है। और वर्तमान समय में आप देखते आए हैं कि सर आप एक बहुत सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए कि आजकल के जितने भी अभिभावक हैं वो बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में भेजने के बजाय अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय की आवश्यकता ये रह गई है कि अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो वो निश्चित रूप से आगे ही जाएगा। एक मानसिकता यहाँ की बन गई है और ये इसके कारण हमें कहीं ना कहीं हिंदी के रूप में हमारी भाषा को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत में आज भी असंख्य बोलियां अस्तित्वमान हैं जिन्हें पूर्ण भाषा का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता, किंतु उनकी पहचान को बनाकर रखना आवश्यक है। अनेक ऐसी भारतीय भाषाओं का साहित्य भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु उनकी लिपि देवनागरी है, अतः उनको अधिकांशतः हिंदी की सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। उदाहरणतः राजस्थानी, ब्रज, अवधी, मागधी, भोजपुरी, मैथिली, पहाड़ी, मालवी इत्यादि को हिंदी भाषा का अंग मान लिया गया है, किंतु अनेक क्षेत्रीय भाषा बोलने वालों का ये आग्रह रहा है कि उनकी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित किया जाए। 1960 में भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने यह अनुशंसा की कि भारत में कम से कम 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें मौलिक साहित्य की रचना की जा रही है। अतः 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को संविधान की मान्यता प्राप्त भाषा 8वीं अनुसूची अंग हो गई है। अभी भी राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, मुंडारी भाषा बोलने वालों का निरंतर सरकार पर यह दबाव बना है कि इनकी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए और इसका प्रयास अभी भी जारी है। अनेकता में एकता को भारतीय संस्कृति का अंग माना गया है और आप यहाँ जानते ही हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और हमने जैसे कि भारत ने इनको समाहित ही कर लिया है, यानी अपने अंदर ही समा लिया है। और यहाँ पर कुछ एक आपकी जो बुक है उसमें एक कॉलम भी दिया हुआ है कि जिसमें 18 जो भाषाएं हैं उनका जनसंख्या का जो है वो घनत्व बुक्स में दिया हुआ है उसका सही। तो जो 15 अनुसूची और 18 जो बोलियां हैं और उसके आधार पर जो जनसंख्या घनत्व है वो हर 10 साल बाद जैसे कि जनगणना होती है और आप उससे परिचित हैं, तो इसका जो दिया गया है आपकी बुक में उसको सही ना मान के और जो वर्तमान जो आंकड़ा है उसको आप सही मानेंगे, क्योंकि इसका ये एडिशन है वो पुराना है। और हिंदी भारत की सबसे बड़ी भाषा है जिसके बोलने वालों की कुल जनसंख्या 1/3 से भी अधिक है। हिंदी को सबसे बड़ी भारतीय भाषा होने का गौरव प्राप्त है। इसमें देश विदेश की सैकड़ों भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं, इसलिए ये विकसित भाषा बन सकी है। मुख्य हिंदी को खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के शहरों में बोली जाती हैं। खड़ी बोली ही शिक्षा का माध्यम है एवं अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंडी, मैथिली, मारवाड़ी, राजस्थानी इत्यादि में साहित्य का सर्जन निरंतर हो रहा है। हिंदी 7 राज्य क्रमशः इसको आप नोट करेंगे: बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व मध्य प्रदेश की राजभाषा हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है और आपके लिए नॉलेजेबल है। हिंदी के पश्चात जनसंख्या के आधार पर बांग्ला दूसरे स्थान पर है।
किंतु साहित्य सर्जन की जो दृष्टि से इसको और भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। तीसरे स्थान पर तेलुगु व चौथे पर मराठी व पांचवें पर स्थान पर तमिल तथा छठे स्थान पर उर्दू है। उर्दू को क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर राष्ट्रीय भाषा कहना उचित है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज़ादी के बाद भारतीय साहित्य को देखना उपयुक्त है और यहाँ पर हम लेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी जो साहित्य है उसमें स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी ने भारतीय साहित्य के क्षेत्र में नेतृत्व भूमिका निभाई है। इसकी उत्पत्ति 1000 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। हिंदी के जो प्रसिद्ध विद्वान रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 युगों अथवा कालों में विभाजित किया है। इसमें वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इसको आप नोट करेंगे। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं वो इससे परिचित हैं। और आधुनिक काल की शुरुआत लगभग 1830 के आसपास मानी जाती है, जो आज तक चला आ रहा है। असल में आज़ादी के बाद आधुनिक काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों का विस्तार इतना अधिक हुआ है कि उसे आधुनिक काल से अलग करके देखना आवश्यक हो गया है। यदि हम हिंदी साहित्य के प्रथम 3 कालों में का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि इनमें काव्य रचना को भी साहित्य माना गया है। भक्ति काल एवं रीतिकाल के दौरान भारतीय काव्य शास्त्र विकसित अवस्था में पहुंच गया है। छंद और अलंकारों का उपयोग बढ़ा है। शास्त्रीयता का विकास साहित्य के उच्च स्वरूप का परिचायक है, किंतु शास्त्रीयता ने भाषा व साहित्यों को नियमों के बंधन में जकड़ दिया है। इससे साहित्य की प्रगति रुक गई है। आधुनिक काल में ये शास्त्रीय नियम टूटने लगे। आज़ादी के बाद या आज़ादी के बहुत पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य और गद्य दोनों में रचनाएं की। इसके पश्चात अन्य प्रमुख लेखक प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यासों के रूप में गद्य रचनाओं पर जोर दिया। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी पत्रकारिता उल्लेखनीय प्रगति हुई। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्रों के अतिरिक्त अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी होने लगा। निबंध लेखन गद्य शैली की प्रमुख विद्या बनने लगी। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि स्वतंत्रता का जब आंदोलन हुआ, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद भी जितने भी आंदोलन हुए या राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उद्भव व विकास पत्रों से जन संचार हुआ, समाचार लोगों तक पहुँचे, उनमें जागृति हुई। उन्होंने अन्य देशों की जो घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ा और अपने देशों में भी उनको लागू करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी साहित्य और भी व्यापक हो गया। काव्य रचना छंद के बंधनों से मुक्त हुई। तुकबंदी अवश्य व्याप्त रही, किंतु छंद मुक्त अतुकंत कविताओं की रचना अधिक होने लगी। विभिन्न विषयों पर निबंध लेखन लोकप्रिय हुआ। गद्य विद्याओं में नाटक, कहानी एवं उपन्यास लेखन का उल्लेखनीय विकास हुआ। आज़ादी के बाद की सबसे नई प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में व्यापक स्तर पर व्यंग्य और आलोचना जैसी विधाओं व प्रवृत्तियों की शुरुआत हुई। हिंदी साहित्य में विदेशी साहित्य के साथ आदान प्रदान की प्रवृत्ति सम्मिलित हुई, जिससे इसे विश्व स्तरीय साहित्य का दर्जा प्राप्त होने लगा। और इसी कड़ी में जो वो था निराला, कवि गजानंद माधव,
मुक्तिबोध, नागार्जुन, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, हरिशंकर प्रसाद, दुष्यंत कुमार, रामविलास शर्मा इत्यादि के नाम इसी उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रवादी लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा ये राष्ट्रवादी लेखक हैं। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरि प्रसाद द्विवेदी, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अशक, राम कुमार वर्मा इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रगतिशील कवियों व सच्चिदानंद, हीरानंद, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह, सुमन व नागार्जुन के नाम भी उल्लेखनीय हैं। इन्हीं के समकालीन धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, सर्वेदेश्वर, दयाल सक्सेना। हाँ, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कि हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आपने युग पढ़ा और हिंदी साहित्य के अंतर्गत उसके युगों के बारे में पढ़ा और उसके बारे में जाना। और अगला जो साहित्य लेंगे हम बांग्ला साहित्य, उससे पहले मैंने जो आपको साहित्य के बारे में बताया है और विशेष करके जो हिंदी का जो साहित्य है, क्योंकि हिंदी की जो राजकाज की भाषा है और आप जानते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो इसको आगे आप इसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसके कालीन जितने भी कवि हैं, छायावादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, जितने भी कवि हैं उनके नामों को याद करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।